इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ड्यूक पैटरसन लिन के फादर को रिस्पेक्ट देने के लिए पहुंच चुका था। इस बंदे को देखते साथ ही लिन की सांसें तेज हो गई, मानो उसके खून में आग लग गई थी। और इसी गुस्से की वजह से लिन की ड्रैगन पावर अपने आप एक्टिवेट हो गई। उसका हाथ पूरी तरह से ड्रैगन क्लॉ में बदल गया था, मगर उतने में ही उसे मास्टर डिलॉन की आवाज आई, जो कि लिन से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो, जल्दी से अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दो। तुम्हारे फादर कौन थे इस बंदे को जरा भी आइडिया नहीं, इसलिए शांत हो जाओ। अभी सुनते साथ ही लिन ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। इधर ड्यूक पैटरसन मास्टर ओशान के सामने अपना सिर झुका रहा था। उतने में बेबी लिन से कहने लगा कि इस बंदे को फाड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, बस आपके ऑर्डर की देरी है, फिर तो मैं इसे अपने नाखूनों से ही चीर के रख दूंगा। जिस पर लिन उसे धीरे से कहने लगा कि तुम भी अपने गुस्से को शांत कर लो, इसे जहन्नुम तक पहुंचाने का वक्त अभी तक नहीं आया। और उतने में ड्यूक पैटरसन लिन से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा दुखी होंगे, आफ्टर ऑल तुमने अपने फादर को खो दिया है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम फेनलाई किंगडम में आओ तब मुझसे मिलने जरूर आना, मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारे फादर की आत्मा को शांति मिले। तो लिन भी उससे मिलने का वादा करता है। अब ड्यूक पैटरसन के वहाँ से जाने के बाद लियान भी लिन से मिलने पहुँच गई। लिन ले उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब ये दोनों बात कर पाई इससे पहले ही फेनलाई किंगडम के राजा क्लाइड वहाँ पर पहुँच गए। राजा क्लाइड अपने साथ ढेर सारी ऑफरिंग भी लाए थे और साथ ही साथ एक टाइटल भी। उनका जनरल एक स्क्रोल सभी को पढ़कर बताने लगा कि मास्टर ओशान ने हमेशा बरूच फैमिली को सर्व किया और वो एक ग्रेट फादर थे जिन्होंने लिनले जैसे महान टैलेंट को रेज किया, और इसी वजह से राजा क्लाइड ने उन्हें अर्ल ऑफ द किंगडम घोषित किया है। आज के बाद मास्टर ओशान को अर्ल ऑफ द फेनलाई किंगडम के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर राजा भी इमोशनल होकर लिन से कहने लगे कि मेरे बच्चे, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी फादर की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सो अपने कंडोलेंसेस देने के बाद राजा क्लाइड वहाँ से रवाना हो गए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिन ने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी। मास्टर डिलॉन ने भी नोटिस किया कि लिन के दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा, और उन्होंने पूछने के बावजूद भी लिन ने उनके साथ कोई प्लानिंग शेयर नहीं की, और इसी वजह से मास्टर डिलॉन उसकी अगली मूव को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है। यहाँ पर लिन अपने घर पर रखी हुई सारी पेंटिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था, साथ ही उसने मास्टर ओशान की ब्लेड रिपर भी उठा ली। गाइस, ये तलवार असली ब्लेड रिपर की कॉपी थी। और अब उसी सोड को देखकर लिन को ड्यूक पैटरसन की कही बात याद आई। उसने लिन से कहा था कि जब भी तुम फेनलाई किंगडम में आओ तब मुझसे मिलने जरूर आना, और उसी बारे में सोचकर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। उसने काफी गुस्से में पूछा कि बताओ कौन है, और तभी उसे दूसरी साइड से लियान की आवाज आई। लियान ने देखा कि लिन अपनी पैकिंग करने में बिजी है। यहाँ पर लिन उससे पूछने लगी कि लिन, क्या तुम ठीक हो? जब मैं फेनलाई सिटी में थी उसी वक्त मुझे अंकल के बारे में पता चला, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आई। वेल, यहाँ पर लियान ने उसके हाथ पर हाथ रखा था, मगर उसे ऐसा फील होता है कि लिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा। तो वो लिन को बताती है कि मैं अपने घर वापस जाने वाली, शायद काफी लंबे अरसे तक हमारी मुलाकात ना हो। तो लिन उससे पूछने लगा कि बताओ तुम कब तक वापस आओगी, जिस पर लियान मायूस होते हुए बताने लगी कि मुझे 1 साल भी लग सकता है या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते, या फिर हो सकता है कि दोबारा कभी हमारी मुलाकात ना हो। वेल, ये सुनकर लिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उतने में लियान ने सीधे आकर लिन को किस किया। दरअसल वो वहाँ से जाने से पहले लिन को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है। उसे लग रहा था कि लिन उसे रोक लेगा, मगर एलिस से मिले धोखे की वजह से लिन अब कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता। उसने बिना कुछ सोचे समझे एलिस को अपना दिल दिया था, और उस बंदी ने उसे काफी ब्रूटली तोड़ दिया, और इसी वजह से लिन ले अब दिल के फैसले सोच समझ कर लेना चाहता था। अब लियान के वहाँ से जाने के बाद लिन सीधे चर्च के कार्डिनल से मिलने पहुँच गया। कार्डिनल उससे पूछते कि लिन, पिछली बार हमारे दरमियान एक डिस्कशन हुआ था, हमारे चर्च के व्हाइट प्रीस्ट की पोजीशन हम तुम्हें ऑफर करना चाहते, क्या तुमने इस बारे में कुछ डिसाइड किया है? जिस पर लिन कह रहा था कि शायद आप लोग मेरे फैसले से खुश नहीं होंगे। दरअसल मैं राजा क्लाइड के इंपीरियल कोर्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर कार्डिनल थोड़े से शॉक हो गए। ओके थे लिन, मुझे लगा नहीं था कि तुम कोर्ट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि जब बात पावर्स पर आती है तब इंपीरियल कोर्ट हमारे चर्च के सामने कुछ भी नहीं, उनके मुकाबले हमारे पास कई गुना ज्यादा अथॉरिटीज हैं। जिस पर लिन कह रहा था कि फेनलाई किंगडम और आपका चर्च ये दोनों भी होली अलायंस का हिस्सा है, चाहे मैं कोर्ट को ज्वाइन करूँ या फिर आपके चर्च को, बात तो एक ही है। दरअसल लिन के इस फैसले के पीछे एक सॉलिड रीजन था, जो कि है ड्यूक पैटरसन। वो बंदा राजा क्लाइड
क्लाइड का छोटा भाई है और इसी वजह से लिन ने इंपीरियल कोर्ट को ज्वाइन किया था। किंगडम में रहने के बाद ही लिन अपने मदर की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का पता लगा सकता था। वहीं पर कार्डिनल कहते हैं कि शायद राजा क्लाइड ने तुम्हारा दिल जीत लिया, वो बंदा वाकई एक गजब का रूलर है। और अब वो लिन के साथ अपना हाथ मिलाकर उसका होली अलायंस में स्वागत करते हैं। अब अगले सीन में हमें फेनलाई किंगडम का नजारा दिखाया गया। आज लिन इंपीरियल कोर्ट को ज्वाइन करेगा। लिन को जैसे ड्यूक पैटरसन अपने सामने नजर आया, वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा किसी के बड़े से गेम की बस एक कठपुतली था। होली अलायंस में रहने के बाद ही मैं इस बात का पता लगा सकता कि ड्यूक पैटरसन ने किसके कहने पर मेरी मदर को किडनैप किया था। मुझे दुश्मनों के साथ रहकर ही अपने असली दुश्मन का पता लगाना होगा, तभी जाकर ही मेरे पेरेंट्स की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं पर राजा क्लाइड ने उसे चीफ कोर्ट मेज की पोजीशन से नवाजा। साथ ही साथ राजा ने ये भी अनाउंस किया कि लिन अपने फादर के टाइटल को इनहेरिट करेगा, जो कि है अर्ल ऑफ द फेनलाई किंगडम। अब ये टाइटल बरूच फैमिली का हो चुका था, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसे इनहेरिट करेंगे। वेल, इस सेरेमनी के बाद नोबल फैमिलीज के कई सारे लोग लिन को डिनर पर इनवाइट करने लगे। वहीं पर ड्यूक पैटरसन भी लिन को बधाई देने के लिए पहुंच गया। वो कह रहा था कि आज के बाद तुम्हारी बरूच फैमिली इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिलीज में काउंट की जाएगी। तुमने कड़ी मेहनत के साथ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। हमारे किंगडम को तुम्हारे जैसे ही बंदे की जरूरत थी। उतने में लिन उससे कहने लगा कि ड्यूक, इस खुशी के मौके पर मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता। अब ये सुनते साथ ही ड्यूक ने तुरंत ही उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वह लिन के रहने का बंदोबस्त राजा की एक प्रॉपर्टी में किया गया था। तो रात के समय ड्यूक पैटरसन अपने सिपाहियों के साथ लिन के उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है। ड्यूक उसे बताता है कि राजा क्लाइड के पास तो वैसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, मगर ये वाली उनकी सबसे फेवरेट थी, जो कि उन्होंने तुम्हारे हवाले की। यहाँ का स्प्रिंग गार्डन मेरे बड़े भाई को काफी ज्यादा पसंद है। तभी लिन कहता है कि आज मैंने आपको खाने पर इनवाइट किया, मुझे लगा नहीं था कि आप अपने साथ इतने सारे सिपाही लेकर आओगे। क्या स्प्रिंग गार्डन की सेफ्टी को लेकर आपके दिल में शक था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते? जिस पर ड्यूक पैटरसन कहने लगा कि तुम सभी को पता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मेरी सेफ्टी की बात की जाए तो पूरी तरह से मेरे गार्ड्स पर डिपेंड है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे को मेरी हालत पर हंसी आ रही होगी। खैर, सच्चाई तो यही है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लिनले ने सिर्फ खाने पर ही इनवाइट नहीं किया, बल्कि इस मीटिंग के पीछे दूसरी कोई वजह है। जिस पर लिन कह रहा था कि अरे वाह, आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मैंने एक खास रीजन की वजह से ही आपको इनवाइट किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसका जवाब सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हो। तो ड्यूक पैटरसन भी उसका सवाल सुनने के लिए बेकरार हो गया। तभी लिन उससे कहता है कि क्या आपने 14 साल पहले एक औरत को कैप्चर किया था? उस औरत की हाल ही में डिलीवरी हुई थी। जिस पर ड्यूक पैटरसन कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी सारी औरतों को कैप्चर किया होगा, लेकिन तुम जो बता रहे हो वो थोड़ा सा अलग लग रहा। और उतने में ड्यूक पैटरसन को कुछ तो याद आया, जिससे उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो लिन से कहता है कि बच्चे, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है, ना, आप अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वेल, इन दोनों के दरमियान का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो गया था, जिसके चलते ड्यूक पैटरसन के सिपाही लिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। वो अपनी तलवारें लेकर धीरे धीरे करते हुए लिन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर उतने में एक ब्लड एनर्जी ने उन सिपाहियों पर हमले करना शुरू कर दिए। वन बाय वन करते हुए ड्यूक पैटरसन के कई सारे बंदे मारे जा रहे थे, और ये सब देखकर ही ड्यूक पैटरसन की हवा टाइट हो गई। और जितने भी पहरेदार अपने साथ लाया था उसमें से बस एक ही जितने भी सिपाही अपने साथ लाया था उसमें से बस एक ही जिंदा बच गया, मगर उसे भी वो ब्लड एनर्जी काफी ब्रूटली खत्म कर देती है। वह ये काम किया था डार्क चर्च के एक एल्डर ने। वो अपने कई सारे बंदे लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था, जिन्होंने लिनले, बरूच और ड्यूक पैटरसन को चारों ओर से घेर लिया। वो बंदा पैटरसन से कह रहा था कि शायद तुम्हारी जिंदगी राजा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो वो अपने पावरफुल से पावरफुल सिपाहियों को तुम्हारे साथ रखता। जो सुनकर ड्यूक पैटरसन उस बंदे से कहने लगा कि ये होली अलायंस की सबसे मेन सिटी है, अगर मुझ पर अटैक किया तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। मगर उस बंदे
ने ड्यूक पैटरसन को वहाँ के एक पिलर पर क्रैश करवा दिया। ड्यूक पैटरसन हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम तो लेवल 8 के वॉरियर हो, और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आने लगी। वो उसे बता रही थी कि बच्चे, ये बंदा 8वीं रैंकिंग का मेज है और ये अपने साथ जितने भी बंदों को लेके आया है वो सबके सब 7वीं रैंकिंग के मेज हैं, और इसी वजह से तुम्हें अब काफी ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा। वहीं पर डार्क चर्च का मास्टर लिन से कहने लगा कि चलो, ड्यूक पैटरसन को थोड़ी देर के लिए मैंने खामोश कर दिया और अब मैं लिनले का फैसला जानना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे डार्क चर्च को ज्वाइन करोगे? ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। साथ ही लिन ने देखा कि डार्क चर्च के सारे बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे। उन्हें तो बस लिन के हाँ या ना का इंतजार था, मगर उतने में लिनले ने अपने अर्थ लैंसेस से उन लोगों पर हमला कर दिया। वेल, ये हमला इतना ज्यादा ब्रूटल और क्विक था कि उसमें से कई सारे बंदे मारे गए। ये देखकर ही डार्क चर्च का एल्डर लिन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था, लिन, तूने गलत फैसला लिया, अब तुझे भी मरना होगा। और उतने में डार्क चर्च के जिंदा बचे बंदों ने फटाफट से लिन पर हमला कर दिया, मगर लिन पीछे की तरफ पुश होते हुए उन पर विंड स्लैशेस रिलीज कर देता है। वह लिन की पावर और लेवल दोनों भी बढ़ चुके हैं, जिसके चलते उसका रिलीज किया हुआ हर एक अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल था। एक बंदा तो उसके विंड स्लैश की वजह से ऑन द स्पॉट मारा गया, मगर तब तक दूसरे बंदों ने लिन पर हमले करना शुरू कर दिए। वेल, यहाँ पर लिन को अपनी कॉम्बैट स्किल्स का यूज करना पड़ रहा था, जिसमें ऑलरेडी माहिर हो चुका है, मगर फिर भी इतनी सारे बंदों का अकेले मुकाबला करना लिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि सब के सब लिन जैसे ही 7th लेवल के मैजिशियंस थे। तब तक डार्क चर्च के बंदे ने उस पर अपनी एनर्जी से हमला कर दिया, मगर लिन ने अपने सामने एक अर्थ शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसके चलते वो अटैक अर्थ शील्ड पर कोलैप्स होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर उन बंदों ने अब लिन पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। उन सब ने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते लिन बुरी तरह से घायल होकर सीधे पुल में पटका गया। वेल, डार्क चर्च के बंदे को पूरा यकीन था कि लिन अब उसकी कंट्रोल में आ चुका है, मगर लिन है कि पुल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए एक बंदा लिन को चेक करने के लिए सीधे उस पुल के पास पहुंच गया। उसे लिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, और उतने में एक ड्रैगन टेल सीधे उस बंदे के सीने के आर पार घुस गई, और अब फाइनली लिन उस पुल से बाहर आ गया। उसने खुद को पूरी तरह से एक ड्रैगन वॉरियर में ट्रांसफॉर्म किया था। दरअसल लिन ने अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन किया, ये बात अभी तक सीक्रेट थी। उसने तो अपने फैमिली के साथ भी इसे शेयर नहीं किया, और इसी वजह से डार्क चर्च के लोग भी लिन का ये फॉर्म देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उतने में ही लिन ने अपनी ड्रैगन एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधे जमीन पर छलांग लगा दी, और अब लिन ने अपने शार्प नाखूनों का यूज करते साथ ही उन बंदों का सफाया करना शुरू कर दिया। चाहे कोई बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो लिन के ड्रैगन वॉरियर फॉर्म के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। और ऐसे ही करते करते डार्क चर्च के न जाने कितनी सारी बंदों की लाशें गिरने लगी। उनका एल्डर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास तो ड्यूअल कल्टीवेशन की पावर है, और अब उस एल्डर ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ जंजीरों को समन कर लिया, जिन्होंने लिन को पूरी तरह से कैद कर लिया था। आफ्टर ऑल, ये बंदा लेवल 8 का मैजिशियन है, तो इसकी पावर को बीट करना लिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और उतने में उस बंदे ने हवा में छलांग लगाते हुए आसमान में एक टोर्नेडो फॉर्म कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर डोमेन ऑफ डार्कनेस ओपन हो गई। इस डोमेन को देखते साथ ही मास्टर डिलॉन भी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। वो लिन को बताते हैं कि ये डार्क मैजिक काफी ज्यादा भयानक है, तुम्हें कुछ भी करके इस बंदे की गिरफ्त से आजाद होना पड़ेगा। वेल, डोमेन ऑफ डार्कनेस काफी तेजी के साथ आसमान में ग्लो हो रही थी, जिसे चर्च और किंगडम के लोगों ने भी देख लिया। वो लोग कह रहे थे कि तो लिन बरूच की प्रॉपर्टी है, जरूर से डार्क चर्च ने उस पर अटैक किया होगा। वहीं पर डार्क चर्च का एल्डर लिन से कह रहा था कि जीनियस, तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, और उसके ऐसा कहते साथ ही डोमेन ऑफ डार्कनेस से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिन पर बरसने लगी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि लिन उसमें बुरी तरह से तड़प रहा था, साथ ही वहाँ मौजूद स्ट्रक्चर भी कोलैप्स होने लगा। इधर उस बंदे ने देखा कि लिन तो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो लिन पर अपना फाइनल अटैक रिलीज करने ही वाला था, मगर तभी बेबे ने पीछे से आकर सीधे उस बंदे पर स्नेक अटैक कर दिया। वो बंदा तो यही सोच रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। उसने तो कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो शैडो माउस के हाथों मारा जाएगा। भले ही शैडो माउस ने उस एल्डर का खात्मा किया, हालांकि डार्क चर्च के कुछ बंदे अभी भी जिंदा हैं, और वो लगातार लिन पर अपनी
अपनी एनर्जी से वार कर रहे थे, मगर तभी लिन ने भी अपनी ड्रैगन एनर्जी से सीधे उस डोमेन ऑफ डार्कनेस पर हमला कर दिया, जिसने बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर डार्कनेस की डोमेन की धज्जियां उड़ा दी। वेल, जो भी बंदे अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके इस डोमेन को कंट्रोल कर रहे थे वो भी इस एक्सप्लोजन में मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल कोर्ट के लोग लिन की मदद करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अच्छे से पता है कि लिन के साथ साथ ड्यूक पैटरसन की भी जान खतरे में होगी, मगर लिन का घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर था। इधर थोड़ी देर बाद ड्यूक पैटरसन को होश आ गया। भले उसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, मगर उसे खुशी है कि वो सरवाइव कर गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि डार्क चर्च के बंदों ने लिन को मार दिया, मगर उसे तो जिंदा छोड़ा। और उतने में लिन ने सीधे जाकर ड्यूक पैटरसन को चोक करते हुए उठा लिया। और उससे पूछता है कि बताओ 14 साल पहले तुमने किस औरत को किडनैप किया था, जिस पर पैटरसन पैनिक होते हुए कहने लगा कि लिन ले, तू मुझे मार नहीं सकता, मेरा बड़ा भाई यहाँ का राजा है, अगर तूने मुझे खत्म किया तो मेरा भाई तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उतने में लिन अपनी ड्रैगन टेल दिखाकर उसे डराने लगा। उसकी टेल पर काफी शार्प बोन थी जो कि पैटरसन की आंखों में घुसने के लिए तैयार है। अभी देखकर ही पैटरसन तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो लिन से कह रहा था कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे। मगर लिन उससे कोई वादा नहीं करता। वो गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम उस औरत को कहाँ लेके गए, जिस पर पैटरसन कहता है कि उस औरत को कहाँ लेके गए इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं तो बस मेरे बड़े भाई क्लाइड के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब राजा क्लाइड का नाम सुनते साथ ही लिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। पैटरसन कहता है कि 14 साल पहले मेरे बड़े भाई क्लाइड ने मुझे कई सारी औरतों को कैप्चर करने का मिशन दिया था। उसने उन औरतों के ग्रुप के साथ क्या किया ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया था। तभी लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आई। वो लिन को बता रही थी कि ये बंदा सच बोल रहा, इसकी सोल की फ्लक्चुएशंस को मैं सेंस कर सकता हूँ, अगर इसने झूठ बोला होता तो मैं तुरंत ही समझ जाता। इसलिए लिन ने सीधे पैटरसन को नीचे पटक दिया। उस बंदे को लग रहा था कि अब लिन उसे जिंदा छोड़ देगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि लिन ने अपनी ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करते हुए ड्यूक पैटरसन का काम वहीं पर तमाम कर दिया। और अब लिन का ड्रैगन फॉर्म डीएक्टिवेट होकर वो सीधे घुटनों पर आ गया। तब तक इंपीरियल कोर्ट के लोग भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्हें तो कोई आइडिया नहीं थी कि लिनले ने पैटरसन को मार दिया। उन्हें तो यही लग रहा था कि डार्क चर्च के लोगों ने यहाँ आकर तबाही मचा दी। अब अगली सीन में हमें चर्च ऑफ लाइट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर कार्डिनल अपने सीनियर से मिलने पहुंच चुके थे। वो अपने सीनियर को बताते हैं कि लिनले पर डार्क चर्च ने हमला किया था। हम उसकी मदद करने पहुंच तो गए, मगर हमें काफी ज्यादा देर हो गई थी। हालांकि तब तक लिनले ने हर एक असासिन का खात्मा कर दिया, मगर इस कोशिश में लिनले भी थोड़ा बहुत घायल हुआ है। भले सारी बातें सुनकर वो हाई प्रीस्ट कहने लगा कि लिन 7वीं लेवल का मेज है, मगर उसने मैजिक के साथ साथ कॉम्बैट स्किल्स को भी प्रैक्टिस किया। इसे ड्यूअल मैजिक वॉरियर कल्टीवेशन कहा जाता। लिनले बरूचे बंदा तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग निकला। मैं चाहता हूँ कि तुम लिन को मेरे पास लेकर आओ, मैं इस अमेजिंग टैलेंट से मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा क्लाइड को भी अपने छोटे भाई ड्यूक पैटरसन की मौत की खबर मिल चुकी थी। उसे ये बताया गया कि डार्क चर्च के लोगों ने लिन के मैंशन पर अटैक किया था और इसी हमले में ड्यूक पैटरसन की मौत हो गई। सो गाइस, यहाँ पर लिन ने काफी बेहतरीन काम किया था। ड्यूक पैटरसन को उसने मारा, लेकिन इसका इल्जाम लगा डार्क चर्च पर। वेल, यहाँ पर राजा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मेरे पास बस एक ही मेरा भाई था, उसे भी डार्क चर्च ने मार दिया। अब डार्क चर्च को इसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही हमें राजा की एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई गई जो कि डार्क चर्च का सर्वनाश करने के लिए तैयार है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक एंशिएंट अल्टर को देख पाते जो कि अचानक से ही कोलैप्स हो गया। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें माउंटेन रेंज का नजारा दिखाया गया। वेल, उस अल्टर के नीचे जो बीस्ट कैद था वो अब आजाद हो गया और वो शिकार करने के लिए सीधे माउंटेन रेंज में पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद हर एक डिमोनिक बीस्ट उसे देखते साथ ही डर के मारे भागने लगा, मगर इस बीस्ट के पास काफी बड़े विंग्स थे जिसके चलते फ्लाइंग ड्रैगन्स भी महफूज नहीं। उसने 1 बाय 1 करते हुए अर्थ ड्रैगन और फ्लाइंग ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर दिया। साथ ही उसकी रोर से भी काफी भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी जिससे पूरे माउंटेन रेंज में तहलका मच गया। उस बीस्ट की साउंड वेव इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही सारे डिमोनिक बीस्ट एक के बाद एक
फॉलो होते जा रहे थे और उसकी भयानक साउंड वेव पूरे जंगल में फैलने लगी। वेल ये बीस्ट एक मास्टर का स्पिरिचुअल पेट था। जैसे उसने अपना पेट भरा वो मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर वो बड़ा सा बीस्ट छोटे छोटे बीस्ट में तब्दील होकर उसके पास पहुंच जाता है। वो बंदा कह रहा था कि चलो फाइनली मैंने खुद को आजाद करवा ही लिया। ये यूलान कॉन्टिनेंट तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो इस बार मैं यहाँ पर खुद को काफी अच्छे से एंटरटेन करूंगा। 5000 साल पहले मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। और इतना कहते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर पहला जो हमें अल्टर दिखाई गई उसमें से ये बंदा बाहर आया था, और ये एग्जैक्टली है कौन इसके बारे में भी हमें कोई डिटेल नहीं बताए गए। शायद इस सीजन 2 के लिए क्लिफ हैंगर था। और इसी के साथ कॉइलिंग ड्रैगन का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 जब भी आएगा तब उसकी अपडेट हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।